हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको पता है, जो पहले लगता था सारे हिस्टोरियंस की, जो इंडिया की शुरुआत है या इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो गंगा वैली से हुई है। बट फिर हमें पता चला कि यहाँ पे एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी थी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इंडस रिवर के जो है पास मिलती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ इसके जो स्टोन्स थे वो सीटाइट के बने होते थे, जिनके ऊपर एनिमल मोटिव्स हैं या साइंस मिलते हैं। ये उस स्क्रिप्ट के साइंस है जो अभी तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब है अभी तक हमें नहीं पता है कि कौन सी लैंग्वेज के या कौन से जो वर्ड्स हैं या उनके स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी तक उनको हमने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं किया है। उसके बाद मैं आपको आज 6 पॉइंट्स इस चैप्टर के पढ़ाऊँगी। बिगनिंग्स में हमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो ये कल्चर्स हैं वहाँ पे हमें पोट्री के भी एविडेंसेस मिलते हैं, एग्रीकल्चर के भी मिलते हैं, पेस्टोरलिज्म के भी मिलते हैं, हमें क्राफ्ट्स भी मिलते हैं। हमें ये पता चलता है कि जो वहाँ की सेटलमेंट्स थी वो बहुत छोटी छोटी थी और वहाँ पे कोई भी वर्चुअली लार्ज बिल्डिंग्स नहीं हुआ थी। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे, हमें नहीं लगता, हिस्टोरियंस को लगता है कि जो अर्ली हड़प्पन थी और जो लेट हड़प्पन है, इनके बीच में एक डिस्टेंस था, इनके बीच में एक ब्रेक था। क्योंकि अब जैसे कि एक जगह पे अर्ली हड़प्पन्स रह रहे हैं, अब लेट हड़प्पन्स अपनी अपनी ज़रूरतों को, अपनी अपनी नीड्स के हिसाब से उन्होंने अबेंडनमेंट कर दिया कुछ साइट्स का, उन्होंने कुछ साइट्स को छोड़ दिया, उन्होंने कुछ अपनी सेटलमेंट्स को लीव कर दिया। तो इस कारण एक ब्रेक भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो ये है जीवन निर्वाह के तरीके, वहाँ के लोग जीते कैसे थे। यहाँ पे पहले सबसे जीवन निर्वाह के अंदर हमें सिर्फ ये बताया है, एक तो हमें दो तरह के हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि आर्कियो बोटेनिस्ट और एक है आर्कियो जियोलॉजिस्ट। आर्कियो बोटेनिस्ट हमें बताते हैं कि वो लोग वहाँ फ़िश भी खाते थे। वो लोग जो थे हड़प्पन्स पीपल थे, वो सीजेम, चिकपिया, लेंटिल, बार्ले, इन सब को यूज़ करते थे। हमें यहाँ पे राइस के जो है जो फाइंड हैं वो कम मिलते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि जो यहाँ के रिलेट से वो चार्ट ग्रेन्स खाते थे या फिर किसी ना किसी तरह के हमें सीड्स के एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे दो तरह के एनिमल्स थे। कुछ एनिमल्स को यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड किया जाता था और कुछ एनिमल जो थे वो वाइल्ड एनिमल्स थे। अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन कौन से थे? जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग। और जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स थे वो थे डियर, घड़ियाल, बोर, ये सब के एविडेंसेस मिलते हैं। हमें फ़िश के और फॉल के हैं, फॉल मतलब होते हैं पक्षी के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, हमें बुल के बारे में भी नॉलेज थी। जो टेराकोटा मॉडल्स हैं, जो टेराकोटा है इसका मतलब हो गया ये एक मॉडल है जिसके हिसाब से प्लगिंग की जाती है, जिसके हिसाब से जिस बेस पे जो है खेती बाड़ी की जाती है। तो इसके जो टेराकोटा मॉडल के हम लोगों को एविडेंसेस मिलते हैं चोलिस्तान और बनावली के अंदर। उसके बाद हमें प्लग्ड फील्ड मिली है पूरी की पूरी कालीबंगन के अंदर। जो कालीबंगन साइट है वो राजस्थान के अंदर है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इरिगेशन भी की जाती थी। हमें इरिगेशन का एग्जांपल कहाँ पे मिला है? हमें इरिगेशन के लिए कैनल मिली है। हमें शोरतुगीन अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पे कैनल की हम लोगों को बहुत सारे फाउंड मिले हैं। हमें धौलावीरा गुजरात के अंदर जो है वो मिला है कि वहाँ पर वाटर रिजर्वियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिला है गुजरात के धौलावीरा के अंदर। उसके बाद हमारे पास सिटी है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, आपको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी जो पहली साइट थी 1921 के अंदर वो हड़प्पा फाइंड आउट की गई थी। बट इतने ज़्यादा चोर थे, इतने ज़्यादा थीफ थे कि उन्होंने यहाँ की सारी की सारी जो ब्रिक्स हैं वो चुरा ली। इस कारण हम लोगों को हड़प्पा के एविडेंसेस बहुत कम मिलते हैं। बट मोहनजोदारो जो ग्रेट प्लैंड सिटी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मोहनजोदारो है वो बहुत वेल नॉन हड़प्पन साइट है और सबसे सेकंड साइट है जिसे डिस्कवर किया गया था आफ्टर हड़प्पा। आफ्टर दैट जो सेटलमेंट थी हड़प्पन मोहनजोदारो, जो मतलब कि मोहनजोदारो के अंदर जो यहाँ पे जो सेटलमेंट थी ये दो तरह के भागों में जो है वो डिवाइड की जाती है। एक जो था वो हायर बट एक तो था स्मॉलर बट हायर। जो एक था वो छोटा बनाया गया था बट हायर लेवल पे बनाया गया था, और एक जो था वो बहुत बड़ा बनाया गया था बट लोअर लेवल पे बनाया था। इनका नाम इन्होंने रखा हुआ है सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। जो सिटाडेल था, सिटाडेल के अंदर क्या था कि था तो छोटा पर बहुत हाई लेवल पे बनाया गया था, और जो लोअर टाउन था ये था तो बहुत छोटा, था तो बहुत बड़ा बट
लॉ बनाया गया था, मतलब कि सिटाडेल और जो लोअर टाउन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। उसके बाद हमें पता चलता है जो सिटाडेल और लोअर टाउन तो उसे वॉल्ड किया गया था, मतलब कि उसे फोर्टिफाइड किया गया था, उनको आपस में अलग अलग रखा गया था, ये दोनों आपस में डिफरेंट थे। कहा जाता है कि लोअर टाउन के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे, वहाँ पर लोग रहा करते थे, और सिटाडेल के अंदर जो सारे की सारी मीटिंग्स होती थी वो जो रिलीजियस पर्पसेस के लिए सिटाडेल को यूज़ किया जाता था। जो लोअर टाउन है यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाई जाती थी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें इतनी लेबर की नीड थी, ये बताया गया है इसके अंदर। उसके बाद हम लोगों को बताया गया है कि जो जो प्लेटफॉर्म्स थे वो एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स। जो प्लेटफॉर्म्स थे वो कुछ सिटी के एरिया से रिस्ट्रिक्टेड थे, और कहीं जगह पर प्लेटफॉर्म्स भी जो थी नहीं बने हुए थे। जो ब्रिक्स थी वो भी स्टैंडर्डाइज रेशो की बनाई जाती थी, जो 2:3 है उस रेशो की जो है ब्रिक्स बनाई जाती थी वहाँ पर। उसके बाद है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। इसका मतलब है कि जो किसी भी घर की जो एक वॉल थी वो बाहर के स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट थी, वहाँ पे वॉशरूम बनाया गया था ताकि जो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ड्रेन्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाए। बट आज आप ये देख सकते हैं कि आजकल इतने सारे शहर हैं, इतने सारे गाँव के अंदर भी कहीं आपको कोई ना कोई ऐसी जगह मिल ही जाएगी, इंडिया के अंदर तो स्पेशली मिल जाएगी, जहाँ पर ये वाली फैसिलिटी घरों में नहीं होगी। बट इतने सालों पहले भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये वाली फैसिलिटी थी, ड्रेन्स थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस को ध्यान रखा जाता था। अगर हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा घर होता था, बीच में कोर्टयार्ड होता था। जो कोर्टयार्ड था वहाँ पे लोग कुकिंग करते थे, वीविंग करते थे, मतलब एक सेंटर था एक्टिविटीज़ का, जहाँ पे हॉट ड्राई वेदर के अंदर, किसी भी वेदर के अंदर ये बताया जाता है कि वहाँ के लोग प्राइवेसी के लिए बहुत कंसर्न थे। कोई भी जब अपने हमारे घर के अंदर या फिर हड़प्पन पीपल किसी के घर के अंदर देखते तो डायरेक्ट व्यू नहीं दिखता था घर का, पहले जो है इंटीरियर लुक नहीं मिलता था पहले वो कोर्टयार्ड का, आपको काफ़ी रास्तों से निकल के जाना पड़ता था। हर घर का एक वॉशरूम था, वहाँ पर एक बाहर भी वॉशरूम बनाया गया था, बाथरूम बनाया गया था, ताकि उसको दूसरे लोग यूज़ कर सकें, जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए भी यूज़ करने के लिए बनाया गया था। कुछ हमें एविडेंसेस ऐसे भी मिले हैं मोहनजोदारो के अंदर जिसमें स्टेयर केसेस हैं या पौड़ियाँ बनी हुई हैं जिनसे लोग 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं या 3rd फ्लोर्स पे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि जो मोहनजोदारो है, ये आपको एक पूरा एक व्यू दिया गया है एक कोर्टयार्ड का, ये आप देख सकते हैं। एक वेट गाइस, ये सिटाडेल है। सिटाडेल के बारे में मैंने आपको एक ये चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे 700 जो है वेल्स के एविडेंसेस मिलते हैं मोहनजोदारो के अंदर। आफ्टर दैट सिटाडेल की बात करें, जो सिटाडेल है हमें एविडेंसेस मिलते हैं इसके स्ट्रक्चर के जो यूज़ किया जाता था पब्लिक पर्पसेस के लिए। मैंने आपको बताया यहाँ पे एक वेयर हाउस मिलता है। वेयर हाउस एक तरह का होता है गोदाम, जहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको रखा जाता था। उसके बाद यहाँ पे एक उसकी बात होती है ग्रेट बाथ की, जो एक स्पिरिचुअल बाथ माना जाता है, जहाँ पे यहाँ ये एक रेक्टेंगुलर टैंक था कोर्टयार्ड के अंदर, जिसके साइड में 4 वॉल्स थी, एक चारों तरफ वॉल्स थी, जो दो तरह एक गाइस इसके अंदर आपको फ़ोटो भी है। अगर हम इसके अंदर आपको देखना चाहो आप ग्रेट बाथ को, कि वहाँ पे 2 रास्ते थे, एक नॉर्थ साइड में या एक साउथ साइड में, किसी भी साइड से जहाँ से लोग अंदर जा सकते थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक रिचुअल बाथ, ग्रेट बाथ का पता चला आपको, एक आपको वेयर हाउस का पता चला है। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे उसके साथ में वेयर हाउस के ग्रेट बाथ के साथ में। तो ग्रेट बाथ को एक रिचुअल बाथ समझा जाता है। ये सिटाडेल के अंदर है। सिटाडेल आपको मैंने बताया कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए है। उसके बाद हमारे पास 4th क्वेश्चन है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अगर हमें सोशल डिफरेंसेस निकालने हैं, मतलब कि वहाँ पर अमीर लोग थे या गरीब लोग थे, अगर हम इसकी बात करें, इसके सिर्फ 2 पॉइंट हैं। एक तो है कि लग्जरीज देखें, ब्यूरियल्स देखें। ये ब्यूरियल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है, मतलब कि जब कोई मरता था तो उसके साथ क्या गाड़ा जाता था या उसके साथ क्या किया जाता था। जैसे अब इजिप्ट के में आपको मम्मीज़ मिलती है, वहाँ पे उनके साथ काफ़ी प्रीशियस मेटल्स मिलती हैं। क्या ऐसा हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी किया जाता था? इसके बारे में हमें ब्यूरियल्स में देख के पता चलेगा। ब्यूरियल्स के अंदर हम लोगों को पिट्स में जो है ब्यूरियल्स से वो पिट्स के अंदर लेट डाउन, मतलब कि पहले गड्ढा खोदा जाता था, फिर ब्यूरियल को या फिर किसी जो इंसान की डेथ हो चुकी है उसको उसमें डाला जाता था। ये कई बार डिफरेंट बिट भी हमें मिलते हैं, कुछ के अंदर कुछ को अंदर से खोदा हुआ होता है या किसी के ऊपर कुछ ब्रिक्स ही बनी या कुछ किसी के ऊपर कुछ मटेरियल बना होता है, भी किसी ना किसी तरह के हमें ब्यूरियल मिलते हैं।
कुछ ग्रेव्स जो हैं पोट्री ऑर्नामेंट्स में मिले हैं, बट हम लोग हड़प्पन की एक हिसाब से अगर देखें, ब्यूरियल्स को देखें, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग जो हैं, हिस्टोरियंस को ऐसा लगता है कि वो लोग शायद नहीं बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर। अगर हम लग्जरीज़ की बात करें तो लग्जरीज़ का क्या मतलब था कि एक अनदर स्ट्रैटेजी थी सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने की, वो थी स्टडी आर्टिफैक्ट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं यूटिलिटेरियन और लग्जरियस। यूटिलिटेरियन का मतलब था जो लोग आम यूज़ करते थे, और लग्जरियस जो लोग कभी यूज़ करते थे। जो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर डेली यूज़ के मटेरियल आ गए। जब हम डेली यूज़ के अंदर कौन कौन से यूज़ करते थे, क्वांस, पॉटरी, नीडल, फ्लैश रबर, जी मतलब कि ये डेली यूज़ में यूज़ करते थे। और अगर वो लोग फेंस हो गया या सिलिका, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जिनको बनाना, प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, या उसके लिए जो हम लोगों को मटेरियल था वो कहीं और से लाना पड़ता था, तो वो थे लग्जरियस माने जाते थे। जो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती थी कि जब हम लोगों को जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती थी, जब जो है हम देखते हैं कि जो आर्टिकल्स थे डेली यूजेस के, वो भी फेंस के बने होते थे। ये एक ऐसे मटेरियल के बने होते थे जिसको बनाना बहुत ज़्यादा टफ था, जिसके जो रॉ मटेरियल्स थे उनको कलेक्ट करना बहुत टफ था। अगर हम स्टडी करें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनके बारे में, तो हम लोगों को मोहनजोदारो या हड़प्पा हैं, इनके अंदर बहुत सारी रेयरली फाउंड द स्मॉल, मोहनजोदारो के अंदर और हड़प्पा के अंदर हमें काफ़ी कुछ मिलता है लग्जरियस थिंग्स, स्मॉल सेटलमेंट्स में इतना नहीं मिलता है। हमें फेंस के पोर्ट्स हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिलते हैं, बट कालीबंगन जैसी साइट्स के अंदर नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा रेयर था, और आज प्रेजेंट में जो प्रोबेबली सबसे ज़्यादा जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो प्रीशियस है। बट हमें हड़प्पन साइट्स के अंदर जो होवार्ड्स थे, होवार्ड्स का मतलब है कि कोई चीज़ खोद के जहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें रखी जाती थी, या फिर एक हिसाब से जैसे आजकल हम बैंक में रखते हैं या सीक्रेटली रखते हैं, वहाँ पे हमें इतना सारा गोल्ड मिलता है। उसके बाद है क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में अगर हमने फाइंड आउट करना हो, जैसे कि हम चन्हूदारो देखें, ये एक बहुत छोटी सेटलमेंट थी। जो मोहनजोदारो थी वो 125 हेक्टेयर में फैली हुई थी, और जो चन्हूदारो थी वो सिर्फ और सिर्फ 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। यहाँ पे बीड मेकिंग, शेल मेकिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग किए जाती थी। जो वेराइटी ऑफ मटेरियल्स थी जो स्टोन्स बनाने के लिए, जैसे कि कार्लेनियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टीटाइट, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, फेंस, ये सब कुछ जो था ये यूज़ किया जाता था। जो शेप्स थी वो अलग अलग तरह की हमें बताई गई हैं। हम लोग को जो टेक्निक्स हैं बीड्स बनाने की डिफरेंट थी। जो स्टीटाइट एक ऐसा स्टोन था जो ईजिली वर्क कर जाती थी, कुछ को मोल्ड कर लिया जाता था, हमें डिफरेंट शेप्स लोग बनाते थे। हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि लोग, जो आर्कियोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रिवील करते हैं कि जो रेड कलर है कार्लेलियन का, वो इसीलिए आती है क्योंकि येलोइश कलर के मटेरियल को बर्न किया जाता है। उसके बाद आता है नोड्यूल्स को चिप किया गया है। नागेश्वर बालाकोट के अंदर हम लोगों को बहुत सारे एविडेंसेस, नागेश्वर बालाकोट एक ऐसी साइट थी जहाँ से क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल लाया जाता था। तो इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में सर्च करने की इतना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब जो बुक में लिखा हुआ है वही लर्न आप कर सकते हैं। उसके बाद लॉथल वर टेकन टू द लार्ज अर्बन सेंटर सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। इस पैराग्राफ का अगर मैं एक मतलब बताऊं कि छोटी छोटी जो सेटलमेंट्स थी वहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल बनाया जाता था, और उसके बाद मोहनजोदारो, हड़प्पा जो बहुत बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स थी वहाँ पर उसे जो है वो लेके जाया जाता था। उसके बाद है सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो रॉ मटेरियल्स थे जैसे कि नोड्यूल्स, होलसेल, कॉपर और टूल्स, अनफिनिश ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट था वो एक बेस्ट इंडिकेटर था। हमें कैसे पता चलता है कि प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे की जाती थी। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो जहाँ पे कहीं पे भी बना है उसके कोई ना कोई पार्टिकल्स जिस चीज़ को बना रहे हैं उसके गिर गए होंगे, हमें वहीं से पता चल जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो वेस्ट है ये बेस्ट इंडिकेटर है क्राफ्ट वर्क का। और अगर हम अगला हमारा है कि इसके अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसकी लास्ट लाइन है कि जो ट्रेसेस हैं हमें सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज़। मतलब कि अगर हम स्मॉल सेटलमेंट्स को छोड़कर जो मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी वहाँ पर भी क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी। प्रोक्योरिंग कैसे करते थे मटेरियल्स को, अब ज़रूरी तो नहीं है अभी अब हम इंडिया में रहते हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हम इंडिया में नहीं मिलते हैं तो हम बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के थ्रू मंगवा लेते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि स्ट्रेटजीज़ क्या थी मेटल्स को प्रोक्योर करने की।
इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट है कि मटेरियल्स आते थे सब कॉन्टिनेंट से और वहाँ से दूर, जैसे कि नागेश्वर बालाकोट से शेल ऑब्जेक्ट्स मिल जाते थे। शोरथुगुई से जो अफ़गानिस्तान के अंदर है वहाँ पे लैपिस लिज़ुली मिलता था। जो ब्लू स्टोन है, लैपिस लिज़ुली क्या है, ये एक ब्लू कलर का स्टोन है जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड है। उसके बाद लॉथल है, वहाँ से हमें कार्नेलियन मिल जाता था। साउथ इंडिया से गोल्ड मिल जाता था। ये सब है। जो खेतरी रीजन है हमारे राजस्थान का, वहाँ से इन लोगों को कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं पॉटरी के, जो सामान लाया जाता था रॉ मटेरियल्स के अंदर। उसके बाद सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ ये है कि कंटेंट था डिस्टेंट लैंड्स के साथ, मतलब कि मोहनजोदारो का जो मोहनजोदारो हड़प्पा जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसके कंटेम्प्रेरी, इसके मॉडर्न दो और सिविलाइजेशन थी। एक तो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी और एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। इनके साथ कॉन्टैक्ट भी था। जब भी हम लोग एक वहाँ की मटेरियल्स देखें, यहाँ के मटेरियल्स देखें, तो कॉपर के पता चलता है। जो कॉपर ओमनी कॉपर है, हमें उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे पता चलता है कि एक तरह की एक बॉटल जो थी वो शेयर की जाती थी, जिसके अंदर या तो कोई सामान जाता होगा, कुछ नहीं पता अभी इसके बारे में हिस्टोरियंस ने ज़्यादा हिस्ट्री रिवील नहीं की है। इसके बारे में हमें पता चलता है पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स। इसका मतलब ये हो गया है कि उसको अच्छे से जो है सेव किया जाता था कि जो लिक्विड अंदर वो बह ना जाए। तो इसमें ये बताया भी डिस्टेंट लैंड्स के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा लिंक था। जो हमें कॉपर के सेम एविडेंसेस वही इंडिया में मिलते हैं, वही हमारी हड़प्पन साइट्स में मिलते हैं, वही मेसोपोटामियन साइट्स के अंदर मिलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो डिलमम है, मेल्यूला है, मगन है, मतलब कि जो हम मेसोपोटामिया के अंदर कुछ हिस्ट्री पता चलती है, वही हमारी जो मॉडर्न है, ये कंटेम्प्रेरी है, हमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी पता चलती है। तो हमें यही पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया की टेक्स्ट है उसके अंदर एक प्रीस्ट किंग के बारे में बात की गई है, वो भी हमें इंडियन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो देता है। सो इन द ओल्ड कंटेक्स्ट हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। थैंक यू गाइज। अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे।